फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का ये पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, पहला पॉइंट है वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया लिचन्स टू बेनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। तो ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरी अर्थ है, इसमें मिलियंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम ह्यूमंस ही थोड़ी हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं एंड छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि लिचन्स, बैक्टीरिया एंड बड़े बड़े मैमल्स जैसे कि ब्लू व्हेल, एलिफेंट। तो ये सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वर्ल्ड को शेयर करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी, और इसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो यानी कि लिविंग एंड डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे, वेराइटी होना। तो यहाँ पर काफी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ पर। ठीक है, यहाँ पर छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है एंड ह्यूमंस भी है। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। देन we humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our own existence। So देखो, ये जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसमें ह्यूमन सिर्फ एक पार्ट है। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सिर्फ इस बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट हैं। यहाँ पे और भी कितने मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि हम मानते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं। ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम तो, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो साइंस है, सो वी आर सुपीरियर। लेकिन ये गलत है। हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि हम जिंदा रह पाए, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए ह्यूमन बींग्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो आप, तो आपको प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है एंड यू ब्रीथ द ऑक्सीजन इन, तो आप प्लांट पर डिपेंडेंट हो। जो प्लांट है वो आप पर डिपेंडेंट है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हो और प्लांट उसे इनहेल करता है। सो यहाँ पर हम क्या है, हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं, और अगर वो ना हो तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या नहीं हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही यहाँ पर लिखा है कि जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, ह्यूमंस इसके सिर्फ एक पार्ट है। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है forests play a key role in the ecological system as these are the only the primary producers on which all other living beings depend। तो अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर फॉरेस्ट भी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का। ये जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें फॉरेस्ट का एक की रोल है, क्योंकि काफी जो लिविंग बींग्स है, जो काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट एक की रोल प्ले करता है। ठीक है, सो फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड दीज आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। हम जानते हैं जो हमारी पूरी फूड साइकिल होती है, उसका जो सबसे प्राइमरी, जो फर्स्ट लेवल होता है, उसमें फॉरेस्ट ही आता है, जिसमें प्लांट्स का रोल होता है। प्लांट्स सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, और फिर फूड का जो साइकिल है वो शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी लेवल पे क्या आता है, फॉरेस्ट आता है। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की रोल कौन प्ले करता है, फॉरेस्ट की रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड दिस आर also the primary producers on which all other living beings depend। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेस्ट की रोल प्ले करते हैं इन द होल बायोडाइवर्सिटी, इन द होल इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का एक बेसिक मीनिंग हमने समझ लिया, अब थोड़ा इसको डेफिनेशन वाइज भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आप उसका क्या आंसर लिखोगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो देखो फ्रेंड, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज
diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? अगर आपने इस डेफिनेशन का मतलब समझ लिया ना तो एक टाइप से जो पूरा चैप्टर का सार है ना वो आपको समझ आ जाएगा। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजी में जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वही यहाँ पर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी है जो कि अर्थ पर देखने को मिलती है उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। रिच इन वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ में तो सिर्फ एनिमल्स आते हैं देखो, और जो कल्टिवेटेड स्पीशीज है इसमें हमारे प्लांट्स और ट्रीज आ जाते हैं। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो हमारी पूरी फूड साइकिल है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो सबसे प्राइमरी लेवल होता है उसमें ट्री आता है, प्लांट आता है, उसके बाद ग्रास ऑफर आता है। तो ग्रास ऑफर अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करता है? ग्रास और प्लांट से ऑब्टेन करता है। फिर उस ग्रास ऑफर को कोई और दूसरा इंसेक्ट खाता है, फिर उसे कोई और दूसरा एनिमल खाते हो जिसने उसे खाया। तो यहाँ पे जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका अलग अलग फंक्शन है, और जब वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तभी ये पूरा बैलेंस जो इकोलॉजिकल हमारा सिस्टम है उसमें बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका अलग फंक्शन है, सबकी अलग फॉर्म है। देन यहाँ पे क्या लिखा है? बट क्लोजली इंटीग्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका फंक्शन तो अलग अलग है, लेकिन वो फिर भी इंटीग्रेटेड है, क्लोजली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है जीने के लिए। चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, ठीक है। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो सबकी यहाँ पे मल्टीपल इंटरडिपेंडेंसी होगी ना। जैसे मैं प्लांट पर इंटरडिपेंडेंट हूँ, प्लांट मेरे ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी या फिर व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डेफिनेशन आप लिखोगे, या फिर आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया के बारे में। So friends, now we are going to discuss flora and fauna in India। तो अब हम इंडिया में फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है ऑल द प्लांट स्पीशीज ऑन अर्थ। अर्थ पर जितनी भी प्लांट की स्पीशीज हैं, जितनी भी टाइप के प्लांट्स हैं, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली फ्लोरा, ठीक है। तो फ्लोरा को आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, जैसे फ्लोरा से फ्लावर, तो फ्लावर किस में होते हैं? प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, वो सारी स्पीशीज है फ्लोरा। फौना क्या होता है? फौना होता है ऑल द एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ। अर्थ पर जितनी भी एनिमल स्पीशीज हैं, जैसे कि ह्यूमंस, लायंस, टाइगर्स, जितनी भी एनिमल स्पीशीज हैं वो सारी फौना कंसीडर करी जाएंगी, ठीक है। सो फ्लोरा आर ऑल द प्लांट स्पीशीज एंड फौना आर ऑल द एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है। अब India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity, flora and fauna। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा इंडिया कंट्री है ये सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, बिकॉज इतने टाइप के प्लांट्स, इतने टाइप के एनिमल्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। आपने देखा होगा इतने टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, इतने टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत है हमारे कंट्री में, ठीक है। सो वी आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इट। देन दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तो सारी जो अलग अलग स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, अभी तो वो सारी डिस्कवर भी नहीं हुई, अभी तो ट्वाइस थ्राइस और डिस्कवर करना बाकी है, ओके। सो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड ऑल द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ, ओके। देन these diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। और ये जो फ्लोरा और फोना है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ये हमारी लाइफ के साथ इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा हम इनको यूज़ करते हैं कि हम इनको ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं। ग्रांटेड का लेना मतलब जैसे जब आपको कोई चीज़ अबंडेंस में मिल रही होती है ना, बहुत आराम से आपको इजीली कोई चीज़ मिल जाती है, तब आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें पानी मिल रहा है। अभी हम पानी की इंपॉर्टेंस को इतना समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो सूखे एरिया हैं जहाँ पर डेजर्ट होता है जैसे कि राजस्थान, तो वहाँ पर आप देखोगे कि लोग बहुत ज़्यादा पानी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बिकॉज वहाँ पर पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो जब हमें कोई चीज़ अबंडेंस में मिल रही होती है तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं एंड उसको ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि हाँ ये तो आराम से मिल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझ पाते, तो इसको बोलते हैं ग्रांटेड के लिए लेना। तो हमारे लाइफ में जो फ्लोरा एंड फोना है इतना ज़्यादा हम उनको यूज़ करते हैं, इतना वो इंटीग्रेटेड है हमारे साथ कि हम उनको ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। एंड इस वजह से जो फ्लोरा और फोना है, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो ग्रेट स्ट्रेस में है बिकॉज हम इनसेंसिटिव हैं हमारे एनवायरमेंट की तरफ। देखो हम इनसेंसिटिव हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, हम प्लांट्स को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम एनिमल्स को मार रहे हैं। सो वी आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। इस वजह से जो पूरी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो फ्लोरा एंड फोना है, वो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है। जो पॉपुलेशन है उनकी वो कम होती जा रही है, एक्सटेंट हो रहे हैं, जो स्पीशीज हैं वो एक्सटेंट हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, so that's why we are this is because we are insensitive towards our environment. Okay, estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। और ये एस्टिमेट किया गया है कि 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, जो 10% है हमारे फ्लोरा का, एंड 20% ऑफ मैमल, ये क्या है, थ्रेटेंड लिस्ट में है, मतलब खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, दे आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट, मतलब वो खतरे में है। ठीक है, बिकॉज हम इनसेंसिटिव हैं अपने एनवायरमेंट की तरफ, फ्लोरा एंड फोना की तरफ। ठीक है, many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction। और इनमें से काफ़ी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको क्रिटिकल कैटेगराइज कर दिया जाएगा। क्रिटिकल मतलब वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, मतलब अगर थोड़ा सा भी अब उनकी पॉपुलेशन और कम हुई तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, उनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, अब वो बचेंगे ही नहीं। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। जब कोई स्पीशीज विलुप्त हो जाती है, उसकी पॉपुलेशन बचती ही नहीं है, उसको एक्सटिंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब इनमें से जो कुछ फ्लोरा एंड फोना है उनको क्रिटिकल कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीता एक्सटिंक्ट हो सकता है, सो इट इज अ क्रिटिकल ऑर्गेनिज्म। देन माउंटेन क्वेल, पिंक हेडेड डक, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलर्ट, तो ये जितने भी फ्लोरा एंड फोना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज वी आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ plants like Madhuka insignis, a wild variety of mahua, and Haberdia heptaneuron, a species of grass, are also on the verge of extinction। और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स की भी कुछ स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं बहुत जल्द। जैसे कि मधुका इंसिग्निस, ये क्या है, ये महुआ पेड़ की एक वाइल्ड वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड एक स्पीशीज ऑफ ग्रास जिसका ये साइंटिफिक नेम है हबर्डिया हेप्टान्यूरॉन, तो ये भी एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है। ठीक है, तो एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, फ्लोरा एंड फोना, ये दोनों ही में कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पर हैं, बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो सकती है, इनकी पॉपुलेशन पूरी तरह खत्म हो सकती है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अलग अलग एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को, अलग अलग फ्लोरा एंड फौना को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और उन्हें कौन करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसकी शॉर्ट फॉर्म है, we can classify different categories of existing plants and animal species as follows। तो देखो, यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IUCN। तो देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि जो अलग अलग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैं उनकी क्वांटिटी को पता लगाना, कि मान लो टाइगर है, वो इतनी क्वांटिटी में, सिर्फ 1000 टाइगर्स ही बचे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिर्फ 1000 टाइगर ही बचे हैं यहाँ पे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी बताते हैं, और फिर उस क्वांटिटी के बेसिस पे उन्हें इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि अगर वो इसकी क्वांटिटी इससे कम है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इससे कम है तो इस कैटेगरी में आएगा। ऐसे
ऐसे हम डिवाइड करते हैं। सो इतना तो आप जानते भी होंगे, जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट यानी कि जो खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, जिनकी क्वांटिटी नहीं है, ना के बराबर है, दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये हम जानते थे। सो अब यहाँ पर 6 कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इन 6 कैटेगरीज में कौन से एनिमल और प्लांट स्पीशीज आते हैं, उन्हें कौन निकालता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये लिस्ट निकालती है, और इस लिस्ट का क्या नाम है, रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एक रेड डेटा बुक, अलग अलग नाम से इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्वेश्चन आ सकता है। सो अब यहाँ पे 6 कैटेगरीज है, नॉर्मल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है नॉर्मल स्पीशीज। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पीशीज क्या होती हैं? नॉर्मल स्पीशीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि उनकी इतनी क्वांटिटी है, वो जो स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, है तो दोनों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, तो उनकी इतनी क्वांटिटी है इस दुनिया में कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये इन स्पीशीज को हम कहते हैं नॉर्मल स्पीशीज। ना तो उनकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा है, ना तो उनकी मतलब जो यहाँ पे क्या लिखा है द स्पीशीज उस पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन ना तो ज्यादा है ना कम है, मॉडरेट है, नॉर्मल है, ठीक है। एग्जांपल है जैसे कि कैटल, गाय भैंस, these are cattle, then साल पाइन, ये क्या है फ्रेंड्स, these are example of trees, so ये भी नॉर्मल स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। देन रोडेंट्स यानी कि जो चूहे होते हैं, उनकी भी इतनी क्वांटिटी है, उनकी भी इतनी पॉपुलेशन है दैट दे कैन सर्वाइव, ठीक है। सो यहाँ पे ये होती हैं नॉर्मल स्पीशीज, नाम से भी क्लियर हो रहा है, नॉर्मल यानी कि ना ज्यादा ना कम। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अगली कैटेगरी विच इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, डेफिनेशन रीड करते हैं। These species are in danger of extinction. For example, species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaque. So friends देखो, ये यहाँ पे जो endangered species हैं, ये क्या होती हैं कि इनकी क्वांटिटी इतनी है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। अगर इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम हुई, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी और कम हो गई ना, तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ना के बराबर इनकी पॉपुलेशन बच जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन पे जो स्पीशीज है ना, दे आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसे याद रखो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, जिनकी क्वांटिटी इतनी है दैट दे आर एट अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, थोड़ी सी और पॉपुलेशन कम हुई तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो। एग्जांपल है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडियन राइनोसोरस है, इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ पोचिंग, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉयन टेल्ड मैक्यू से लॉयन का नाम यहाँ पे क्यों आया है, क्यों देखो इसके जो आप बाल देख रहे हो, जो फर है ये ऐसे निकल रहे हैं, और लॉयन के भी ऐसे ही होते हैं, इस वजह से इसका नाम है लॉयन टेल्ड मैक्यू, ये बंदर टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी भी यहाँ पे ये दीज एनिमल्स यहाँ पे एग्जांपल है, इंडियन वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लैक बक एंड इंडियन राइनो, दीज आर सम ऑर्गेनिज्म, दीज आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इन अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड इन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस कर ली है, नॉर्मल स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब डिस्कस करते हैं थर्ड कैटेगरी विच इज वल्नरेबल स्पीशीज। सो फ्रेंड्स, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स दैट इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, जो कि अब हमने पहले डिस्कस करी, इन द नियर फ्यूचर इफ इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन इन द सेम मैनर। अब ये कौन, इसका क्या मतलब होता है कि देखो, ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन अगर थोड़ी और कम हो गई तो ये कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी, इस कैटेगरी में, इंडेंजर्ड वाली में, और फिर इंडेंजर्ड में और कम हो गई तो फिर वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी। तो आप कह सकते हो जैसे कि वो बॉर्डर लाइन पे होती है इंडेंजर्ड स्पीशीज, सो उससे पहले वाले लेवल पे आती हैं वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। सो इनकी पॉपुलेशन थोड़ी और कम होते ही ये इस कैटेगरी में चली जाएंगी, और थोड़ी और कम होते ही वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, आप ऐसे याद रख सकते हो, नियर फ्यूचर में इफ इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन इन द सेम मैनर, अगर हम ऐसे ही पोचिंग करते रहे, या फिर जैसे पोचिंग क्या होता है, जैसे इसके जो दांत होते हैं इसको काट के बेच देना इकोनॉमिकल फायदे के लिए, सो इसे हम कहते हैं पोचिंग। जो एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कई यहाँ पे इसके जो सींग होते हैं, इनको भी मतलब काट के बेच दिया जाता है मार्केट में, सो इसे हम कहते हैं पोचिंग, एनिमल पोचिंग हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, और इनकी हंटिंग करना, टाइगर की हंटिंग, लेपर्ड की हंटिंग, सो इससे भी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सो दिस इज द वल्नरेबल स्पीशीज, जिनकी पॉपुलेशन और डिक्लाइन होते ही ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जांपल्स है इसके ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट,
जेंजेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा। सो जेंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा रिवर में पाई जाती है, एक टाइप की डॉल्फिन की स्पीशीज है एंड ये भी किस कैटेगरी में है, वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जितना भी डेटा है ये थोड़ा पुराना है क्योंकि एनसीईआरटी का जो एडिशन है उस पर बेस्ड होता है। अभी नए एडिशन आएंगे तो क्या पता कि अभी इस कैटेगरी में चले गए हों, कई जो एनिमल्स है, कई जो स्पीशीज है इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में वो चले भी गए हों, ठीक है। सो अभी हम एनसीईआरटी के डेटा पे ही रैली करते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल, ये है एशियाटिक एलिफेंट एंड दिस इज ब्लू शीप। ओके, सो यहाँ में हमने देख लिया इसके 3 एग्जाम्पल है। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं 4th टाइप ऑफ द स्पीशीज जिसको हम कैटेगराइज करते हैं रेयर स्पीशीज। सो फ्रेंड्स, रेयर स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ये जो रेयर स्पीशीज होती है इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो पहले से ही कम होती है, मतलब नेचुरली ही इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। हम ह्यूमंस की वजह से या हम जो एक्सप्लॉइट करते हैं इनकी हैबिटेट को, उस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम नहीं हुई, इनकी नेचुरली ही इनकी पॉपुलेशन कम होती है। सो इनको बोला जाता है रेयर स्पीशीज क्योंकि ये ऑलरेडी ही रेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको अगर हम और नेगेटिव फैक्टर्स इनको अफेक्ट करेंगे, कंटिन्यू होंगे अगर नेगेटिव फैक्टर्स, तो ये जो रेयर स्पीशीज हैं ये वनरेबल या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर सकती हैं बिकॉज पहले इनकी पॉपुलेशन कम है एंड अगर और नेगेटिव फैक्टर या फिर इनकी हैबिटेट को नुकसान हुआ तो फिर ये वनरेबल या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर सकते हैं, ठीक है। Examples of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो क्या हैं, रेयर स्पीशीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं इंडेमिक स्पीशीज के बारे में। इंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? दीज आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो ये ऐसी जो स्पीशीज होती हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं एंड ये आइसोलेटेड होती है, मतलब वहीं पर होती हैं, अकेली होती है, मतलब ये आइसोलेटेड होती हैं नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। तो ये जो कैमल है ये आइसोलेटेड है एंड उसी टाइप की हैबिटेट में पाया जाएगा। तो ये क्या है? इंडेमिक स्पीशीज है बिकॉज ये एक ही टाइप के एरिया में पाया जाता है जो डेजर्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। अब कैमल को आप माउंटेन में या फिर प्लेन एरियाज में तो नहीं ला सकते, वहां पर तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं जिस वजह से ये जो स्पीशीज होती हैं आइसोलेटेड होती हैं एक ही एरिया में एंड एक ही एरिया में ये पाई जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल examples of such species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मिथुन in अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि क्या है? इंडेमिक स्पीशीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ऐसी स्पीशीज जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। These species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth। अब देखो एक्सटिंक्शन का भी नहीं, एक्सटिंक्शन का भी लेवल है। जैसे मान लो कोई स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो सकती है, जैसे मान लो कि जो लॉयन है या जो चीता है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब अब इंडिया में और चीता नहीं पाए जाते, ठीक है। तो एक जो स्पीशीज है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो सकती है कि वो जो स्पीशीज है वो किसी एक लोकल एरिया या फिर रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरी अर्थ से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि क्या है? एक्सटिंक्ट हैं। दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो अब नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम एशियाटिक चीता पर एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे, उसके बाद एक ट्री है हिमालयन यू, उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी केस स्टडी को रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी दोनों ही एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीता के बारे में तो हम जानते हैं इट इज द फास्टेस्ट लैंड मैमल। तो यहाँ पर ये लिखा है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल। मैमल क्या होते हैं? जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। द चीता
इसका यहाँ पे ये बायोलॉजिकल नेम है, इज यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। तो एक कैट फैमिली का एक यूनिक मेंबर है। कैट फैमिली जैसे कि उसमें चीता आ जाता है, टाइगर, कैट्स, सो ये कैट फैमिली का एक मेंबर है और इसकी स्पीड देखो आप लैंड पर 112 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड पे तो जो गाड़ी दौड़ती है कितनी तेज लगती है हमें देखने में, तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है लैंड पे। सो दैट्स व्हाई इट इज द फास्टेस्ट लैंड मैमल। अब देखो फ्रेंड्स, द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। तो हम क्या सोचते हैं कि जो लेपर्ड होता है, जो तेंदुआ होता है, और चीता वो एक मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों में ही डिफरेंस है। अगर आप फोटो में देखोगे तो ये है चीता। चीता की जो बॉडी होती है जो वो बहुत स्लिम ट्रिम होती है, स्लिम होता है ये, और इसकी बॉडी में ब्लैक कलर के सर्कल से स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। जबकि जो लेपर्ड होता है उसकी वजह से सर्कल नहीं होता है, परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, वो अलग है, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। और एक और इसका जो सबसे मेन फीचर है रिकॉग्नाइज करने का, कि इसकी आंख से ना ईयर, ये जो ड्रॉप्स निकल रही हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर की, ये उसमें लेपर्ड में नहीं होती है। सो ये सिर्फ चीता में ही दी गई है, क्योंकि इसकी ये बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है, जिस वजह से भगवान ने इसे ये फीचर दिया है कि इसके आंख से ये आई ड्रॉप निकल रही है, ठीक है। सो यही यहाँ पर डिफरेंस है, किसके बीच में, लेपर्ड और चीता के बीच में डिफरेंस होता है। सो अब यहाँ पर यही हम देख लिया। Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. So 20th century से पहले जो चीता थे उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक थी, it was moderate. अफ्रीका एंड एशिया में देखने को मिलते थे काफी मात्रा में। लेकिन today the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसे रहने के लिए अपनी हैबिटेट चाहिए। जैसे कि मान लो कैमल है, तो उसकी हैबिटेट क्या है, डेजर्ट, उसे डेजर्ट, वो डेजर्ट पे ही रहता है। अगर आप उसे हिमालय मतलब पहाड़ों में लेके जाओगे जहाँ पे बर्फ गिर रही है, तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही जो चीता है उसकी जो हैबिटेट है वो वहां पर क्या हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से। उसकी जो हैबिटेट है उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है जिसमें वो रहता है, जिस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। द स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, और इंडिया में तो चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट द्वारा ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर दिया गया है दैट इट इज एक्सटिंक्ट इन 1952। 1952 में ही चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इन इंडिया। अभी आप देख सकते हो, सो यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट क्यों होती है, उसके लिए ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी हमने देख ली। अब सेकंड केस स्टडी हम देखने वाले हैं हिमालयन यू की। हिमालयन यू क्या है, ये एक ट्री है, हिमालयाज में पाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है, कैंसर को ट्रीट करने की मेडिसिन इससे फॉर्म होती है। तो इसकी भी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो स्पीशीज है, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसका क्या रीजन है, डिस्कस करते हैं। सो देखो, दिस इज इन ट्रबल केस स्टडी है ये। द हिमालयन यू, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयन यू है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये इसका नाम से सजेस्ट हो रहा है यार, हिमालयन यानी कि हिमालयाज में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ये ट्री ज्यादा देखने को मिलता है, एंड हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी हिमालयाज ही हैं। सो इसीलिए वहां पे ये इसकी लोकेशन हमें बता दी। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। तो ये जो ट्री है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनती है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, एक ड्रग फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसमें जो कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी बार्क से, इसकी नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट से उसको एक्सट्रैक्ट करके, टेक्सोल क्या है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टेक्सोल इसका नाम है, फ्रॉम द ट्विग्स, रूट्स, बार्क ऑफ द ट्री। जिस वजह से अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो जो ट्री है वो ड्राई हो जाता है, उसमें मतलब एक टाइप से ताकत नहीं बचती, क्योंकि उसका जो मेन कंटेंट था वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने खुद के यूज के लिए। सो जिस वजह से और ये जो ड्रग है, फिर जो टेक्सोल इस केमिकल कंपाउंड से जो ड्रग बनती है, इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का, इस ड्रग का यूज होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब यूज हो रहा है तो ये मेडिसिन फिर लार्ज क्वांटिटीज में बनाई जा रही है, जिस वजह से ये जो हिमालयन यू हैं, दे आर ड्राइंग अप इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ड्रग्स बनानी है, हमें मेडिसिन बनानी है ड्रग कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिस वजह से यहाँ पे इनकी स्पीशीज में, इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है।
इन द लास्ट 1 डिकेड, लास्ट 10 साल में thousands of yew trees have been dried up in various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इनका केमिकल कंपाउंड टेक्सोल को एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ये ड्राई हो रही है thousands of yew trees, ठीक है। सो यही यहाँ पर हमने केस स्टडी कर ली छोटी सी। आप आगे बढ़ते हैं और इसकी आप फोटो देख सकते हो। ये छोटे छोटे जो फ्लावर होते हैं इनको तोड़ लिया जाता है और इसके केमिकल कंपाउंड्स को इसकी बार्क में से का जो तना होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने फोटो देख ली, दिस इज हिमालयन यू। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज कॉलोनियल रूल। अगला फैक्टर है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारी फ्लोरा एंड फोना है वो डिप्लीट हो रही है, उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। सो 1 बाय 1 अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉलोनियल रूल, ठीक है। कॉलोनियल रूल के बारे में बात करते हैं। तो कॉलोनियल रूल मतलब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, हम पर रूल करते थे, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल रूल। बिकॉज हम क्या थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, इसलिए उस टाइम को बोला जाता है कॉलोनियल रूल, ठीक है। So the greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। तो सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ था इंडियन फॉरेस्ट को वो कब हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। उसी टाइम पर सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था इंडियन फॉरेस्ट को। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे बनाई थी, तो रेलवेज एक्सपैंड कर रही थी, तो उस वजह से फॉरेस्ट को डैमेज हुआ। बिकॉज फॉरेस्ट को काट काट के रेलवेज बनाई गई, ठीक है। तो फॉरेस्ट का डैमेज हुआ रेलवे के एक्सपेंशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो लोगों को खाना भी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही तो लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए। खाना कैसे आएगा, जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे। तो एग्रीकल्चर कहाँ पर करते हैं, जमीन पर करते हैं। अब जो फॉरेस्ट होते थे उन्हें काट काट के वहां पर उस जमीन पर खेती करी गई, तो एग्रीकल्चर की वजह से भी फॉरेस्ट का लॉस हुआ, ठीक है। देन कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब उसी टाइप के प्लांट को, उसी टाइप की स्पीशीज को ग्रो करना जो कमर्शियली ज्यादा वैल्यूएबल है, जो ज्यादा आपको ज्यादा प्रॉफिट देता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। देन माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग करने की वजह से भी फॉरेस्ट का काफी लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इनरिचमेंट प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। इनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है, इट इज अ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये एक उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ये एक फॉरेस्ट पॉलिसी थी। इनरिचमेंट प्लांटेशन में क्या होता था कि सिर्फ उसी टाइप की क्रॉप को, उसी टाइप की प्लांट को, उसी टाइप की स्पीशीज को ग्रो किया जाता था जो कमर्शियली ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब जिसको बेचने पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ उसी टाइप की स्पीशीज को जब हम ग्रो करते हैं उसको इनरिचमेंट प्लांटेशन बोला जाता है। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पर कॉलोनियल पीरियड में ऐसा ही किया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, जो दूसरी स्पीशीज हैं उनका लॉस हुआ, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। बिकॉज अगर आप एक ही स्पीशीज को ज्यादा ग्रो करोगे तो ऑब्वियस ही बात है जो दूसरी स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वो डिप्लीट हो जाएंगे, है ना। सो प्रमोशन ऑफ अ few favored species in many parts of India has been carried through and only single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated। तो सिर्फ एक कुछ फेवर्ड स्पीशीज को प्लांट करना, उन्हें ग्रो करना ताकि उनको बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। बिकॉज वो क्या होते थे, वो ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीक, तो टीक ये जो प्लांट है ये कमर्शियली ज्यादा वैल्यूएबल होता था, इसको बेचने पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता था। तो सिर्फ उसी स्पीशीज को ग्रो करना, इस वजह से जो बाकी स्पीशीज हैं वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो ये एक फॉरेस्ट पॉलिसी थी कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। एंड इस वजह से फॉरेस्ट का काफी लॉस हुआ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो टीक मोनोकल्चर था, मतलब सिर्फ टीक को ही ग्रो किया जाता था, ज्यादातर उसे ग्रो किया जाता था बिकॉज ये कमर्शियली ज्यादा वैल्यूएबल है। इस वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल फॉरेस्ट था साउथ इंडिया में वो बहुत डैमेज हुआ, ठीक है। चीर पाइन, तो ये चीर पाइन का साइंटिफिक नेम है। चीर पाइन प्लांटेशंस इन द हिमालयाज हैव रिप्लेस्ड द हिमालयन ओक। तो हिमालयाज में सिर्फ चीर पाइन, इसी को ग्रो किया जाने लगा, इसी की प्लांटेशन करी जाने लगी। इस वजह से क्या हुआ, जो हिमालयन ओक था वो डिप्लीट हो गया, वो रिप्लेस हो गया,
ठीक है, तो इसे बोला जाता है इनरिचमेंट प्लांटेशन एंड इस वजह से फॉरेस्ट का काफी लॉस हुआ। तो हमने कॉलोनियल पीरियड की बात कर ली, एक ऐसे कॉलोनियल पीरियड में फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, ये कुछ रीजंस थे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब दूसरा फैक्टर है कि एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जा रही थी, इस वजह से भी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना है वो डिप्लीट हुई, हमारे रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट को डैमेज हुआ। डिस्कस करते हैं। सो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, जब हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद भी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए। अब खाना कैसे मिलेगा? जब हम खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर कहाँ पर करते हैं? जमीन पर करते हैं। अगर जमीन पर फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट को काट कर खेती करनी पड़ेगी। इस वजह से जब एग्रीकल्चरल एक्सपैंड करा था, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, तो जो फॉरेस्ट है उसको काफी डैमेज हुआ, बिकॉज फॉरेस्ट को काट काट के एग्रीकल्चर किया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन था, मेजर कॉज था जिस वजह से फॉरेस्ट को डैमेज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, then between 1951 and 1980 according to the Forest Survey of India over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India। and यहाँ पर ये डेटा भी गिवन है कि 1951 से 1980 के बीच में, मतलब नियर अबाउट 29 ईयर्स में ही कितने एरिया को कवर काट कर क्या किया गया? एग्रीकल्चरल किया गया। कितना एरिया था? 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतने एरिया के फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पर खेती की जाने लगी। ठीक है, तो ये कितना बड़ा, कितना ज्यादा एरिया है, यहाँ से फॉरेस्ट को काट दिया एंड देन वहां पर खेती करी जाने लगी ओनली इन 29 ईयर्स। ठीक है, तो ये डेटा भी गिवन है। देन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती थी। देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जो सेंट्रल इंडिया है, इसमें जो ट्राइबल लोग होते थे वो क्या करते थे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे। ये एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पैच ऑफ एरिया में जो फॉरेस्ट होता है उसको काट देते हो, सारे पेड़ पौधों को काट देते हो, फिर उन्हें जला देते हो एंड जो राख बनती है, जो ऐश होती है, फिर उसी में आप खेती करते हो, बिकॉज वो जो ऐश होती है वो मैन्योर का काम करती है। तो इसे बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आई होप आप सभी को पता होगा। तो ये क्या है? ये एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ट्राइबल लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक पैच ऑफ एरिया में से जो फॉरेस्ट है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट है, उसके सारे पेड़ों को काट दिया, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, फिर उस सारे पेड़ों को जला देना एंड देन जो ऐश बनती है, जो राख बनती है, उसी में खेती करना, इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर जब उस एरिया में जितनी खेती हो सकती है उतना करा, इससे क्या होता है? इससे जो लैंड है वो डिग्रेड होती है, फॉरेस्ट का डैमेज होता है एंड देन वो अगले एरिया पर मूव ऑन करते थे। तो इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पेड़ों को काट के इन्हें जला दिया एंड देन यहाँ पर फिर खेती करी जाती थी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मेजर कॉज है जिस वजह से फॉरेस्ट को डैमेज हुआ। तो आप सोचो कि फॉरेस्ट को ऐसे ही काट दिया जाता था खेती करने के लिए, तो कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, कितना फॉरेस्ट को डैमेज हुआ होगा। ठीक है, तो ये था दूसरा रीजन, एग्रीकल्चर, ये दूसरा फैक्टर था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है दैट एक्सप्लेन द फैक्टर्स ड्यू टू विच द फ्लोरा एंड फौना डिप्लीटेड, या फिर ऐसे आपसे इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है दैट हाउ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज अ कॉज इन द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ऐसे आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में, विच इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग। सो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट पॉइंट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट since 1951 over 5,000 square kilometer of forest was cleared for a river valley project। एग्जाम्पल है इसका नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स देखो, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मान लो कि अगर आपको एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना है, कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों को अगर आप काटोगे तो उससे जो फ्लोरा एंड फौना है, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। वो कहाँ रहेंगे? उनका
उनका जंगल तो उनका घर है, तो अगर आप जंगल को काट दोगे बड़े बड़े लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट, उसके लिए जंगल काटे गए मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इससे फ्लोरा एंड फौना की लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ये एक फैक्टर है। एंड माइनिंग, अब माइनिंग का देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझाया कि ये लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इसमें आपको एक तो ये भी बताना है, साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है कि इसका कोई एग्जाम्पल दोगे भाई जहां पर एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जिस वजह से फ्लोरा एंड फौना की लाइफ पर इफेक्ट पड़ा हो, उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे माइनिंग। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। द बक्सा टाइगर रिजर्व है, एग्जाम्पल है इसका, बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलमाइट माइनिंग। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि माइनिंग भी ना डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे कि मान लो कि कोई एक लैंड है, कहीं फॉरेस्ट के आसपास कोई लैंड है और वहां पर मिनरल्स पाए गए हैं कि भाई यहाँ पर तो डोलमाइट मिल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, डोलमाइट एक मिनरल है, यहाँ पे मिल रहा है, तो वहां पर हमने माइनिंग शुरू कर दी। अगर आपको माइनिंग करनी है तो उस एरिया के आसपास आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा ताकि जगह मिले। सो पेड़ काटोगे तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, और इसका एग्जांपल है बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। और इस वजह से माइग्रेशन जो बात होता है, माइग्रेशन क्या होता है, जब एक एनिमल या फिर कोई बर्ड ज्यादा देखने को मिलता है, बर्ड माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन कि वो जो सी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, कि मान लो सर्दी जहाँ पे मतलब कोल्ड टेम्परेचर होता है वहां पर वो रह सकते हैं। तो मान लो कि पहले जहाँ पे वो रहते थे वहां पे पहले कोल्ड था, लेकिन अब वहां पे गर्मी आ चुकी है, समर का सीजन आ गया है, तो फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे ठंडा मौसम हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। सो इससे उनका जो माइग्रेशन का जो पाथ है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द माइनिंग। ठीक है, क्योंकि आप पेड़ों को काट रहे हो जिस वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो यही यहाँ पर हमने एक रीजन, एक फैक्टर डिस्कस करा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड माइनिंग। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन and discuss the next factor which is debate over grazing and fuel wood collection। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है कि यहाँ पर जो ग्रेजिंग है, देखो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन ये दोनों भी एक फैक्टर है जिस वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना की लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रीजन तो है, लेकिन यहाँ पर ना एक डिबेट मतलब देखने को मिल रहा है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो मतलब इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बातें करते हैं, उनके बीच में यहाँ पे डिबेट देखने को मिल रहा है इस टॉपिक पर। सो वो डिबेट भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं उनके। सो देखो, मेनी फॉरेस्टर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर, कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ग्रेजिंग तो हम जानते हैं, जो मतलब एनिमल्स चरते हैं, घास चरते हैं जैसे कि कैटल्स, सो उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग। फ्यूल वुड कलेक्शन क्या होता है कि देखो गाँव में क्या होता है कि अगर आपको जैसे खाना बनाना है तो उसके लिए आपको आग जलानी पड़ेगी, उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो लकड़ी होती है उसे फॉरेस्ट में से कलेक्ट कर लेते हैं, और ये लकड़ी हो सकता है कि वो पेड़ों को काट के वो लकड़ी लेते हो, सो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो यही यहाँ पर डिबेट है कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्यूल वुड के लिए, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए वो लकड़ियों को काटते नहीं है, पेड़ों को नहीं काटते हैं। जो लकड़ियां, सूखी लकड़ियां गिर जाती है ना हवा की वजह से, वो अगर आप पेड़ को हिलाते हो तो उससे फिर सूखी लकड़ियां गिर जाती है, सो उन्हीं सूखी लकड़ियों को वो कलेक्ट करके आग जलाते हैं, इससे कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर आप कह सकते हो फॉरेस्टर्स कहते हैं कि वो पेड़ों को काटते हैं। तो यही यहाँ पर डिबेट है, अलग अलग व्यूज हैं लोगों के, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है। अदर से डेट दी, और दूसरे क्या कहते हैं, डेट दी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द डिमांड इज मेट बाय लोपिंग। लोपिंग यानी कि जो आप झड़का के मतलब उसको जब हिलाते हो तो उससे क्या होता है कि जो मतलब जो सूखी लकड़ियां होती है वो गिर जाती है और उन्हें आप फिर कलेक्ट कर लेते हो। सो दैट इज लोपिंग रादर देन बाय फेलिंग एंटायर ट्रीज। तो कुछ कहते हैं कि वो पूरे ट्रीज को काट देते हैं और फिर लकड़ियों को कलेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो या ना होता हो, दिस इज जस्ट अ डिबेट। ठीक है, The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that met
द डिमांड्स फॉर द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि वो लोपिंग से करते हैं, यानी कि वो नीचे गिरी हुई लकड़ियों को कलेक्ट कर लेते हैं। और वो क्या, उनका एक और पॉइंट है कि वो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, वो पेड़ों को काटते हैं। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री ले लो, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लो, या फिर पेपर इंडस्ट्री ले लो, वो पेड़ों को काट देते हैं पूरा। तो इस वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रीज की वजह से नहीं होता है, ये जो लोग हैं ना, ये पेड़ काट देते हैं फ्यूल वुड के लिए। तो यही यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में कितने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेड़ ले लो, उससे हम पेपर बनाते हैं, और यहाँ पे कितनी मेडिसिन बनती है, ड्रग्स बनते हैं, कैंसर को ट्रीट करने का हमने एग्जाम्पल देखा। सो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो पूरा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो रिपोजिटरीज है, जहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड फॉर द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन आपको रिसोर्सेज को ऐसे ऑब्टेन करना है कि वो नेचर को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नेचर को भी प्रिजर्व करके रखना है आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल ग्रोथ। ठीक है, सो यहाँ पे इसे हम, इससे क्या हो रहा है, फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, इस वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, नहीं तुम्हारी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर इन लोगों की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। ये लड़ाई देखने को मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें बिल्कुल जुडिशियली यूज करना चाहिए। ठीक है, इसका यही मतलब है। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने चारों के चारों फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं अदर फैक्टर्स कि भाई और क्या क्या फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो, हम फ्लोरा एंड फौना की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगल को काटते हैं, तो वहाँ उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होती है। बिकॉज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो प्लांट्स को तो नुकसान होता ही है, फ्लोरा को तो नुकसान होता है, लेकिन साथ ही साथ उस फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, फौना को भी नुकसान होता है। ठीक है, सो वी आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है जिस वजह से एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। जब वाटर पोल्यूट हो रहा है तो वाटर में रहने वाली जो फिशेज हैं, जो मेरीन एनिमल्स हैं, उनकी स्पीशीज, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। बिकॉज वाटर पोल्यूशन होगा तो जो वाटर की क्वालिटी वो खराब हो जाएगी, एंड वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देन हंटिंग, हम जानवरों का शिकार करते हैं जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है एंड वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, देन ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी, उतनी ही ज्यादा हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा फिर एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। तो ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है फॉर द डिक्लाइन इन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी। देन पोचिंग, पोचिंग क्या होता है? इलीगली हंट करना। जब हम इलीगली किसी एनिमल का शिकार करते हैं उसको पोचिंग बोला जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से, जैसे आपने देखा होगा, टाइगर की पोचिंग करी जाती है, लायन की पोचिंग करी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन। ठीक है, सो ये भी एक फैक्टर है फॉर इन द डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। देन फॉरेस्ट फायर्स, आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है। तो ये क्यों लगती है? देखो, नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं उसके लिए, ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। हमारी ह्यूमन की गलती की वजह से भी फॉरेस्ट में आग लग सकती है, या फिर नेचुरली भी कभी कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर भी एक रीजन है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो जाती है, पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट जल जाता है। जैसे मान लो कि किसी ने सिगरेट पिया एंड वो सिगरेट फेंक दी उस फॉरेस्ट में, तो सूखी घास में जब थोड़ी सी आग लगेगी फिर तो वो फैल जाएगी, एंड नेचुरली भी लगती है। ठीक है, सो फॉरेस्ट फायर भी एक रीजन है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ज्यादा बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। सो ये भी एक रीजन है फॉर द डिक्लाइन। ठीक है,
तो ये कुछ दूसरे फैक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस करे। अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड अब हम बात करेंगे कि कौन लोग रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सभी ह्यूमन बींग्स इक्वली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अमीर हैं, जो वेल डेवलप्ड हैं, वो रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड जो कि पुअर लोग हैं, जो पुअर लोग होंगे उनको तो पहली बात रिसोर्सेज का इतना एक्सेस होगा ही नहीं, तो वो इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते एंड दे आर नॉट सो मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन लोग ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से यूज़ कर रहे हैं एंड कितना यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। सो overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation। तो जो overpopulation हो रही है, population बढ़ रही है, ये भी एक cause है, बहुत बड़ा cause है environmental degradation के लिए। because अगर population बढ़ रही है तो ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा resources consume होंगे, ठीक है, agriculture expand होगा। so this is also a major cause of environmental degradation। However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian। तो एक average American citizen 40 times ज़्यादा resources को use करता है as compared to average Somalian। देखो अमेरिका एक developed country है, उनके अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास resources का excess है, तो वो 40 times ज़्यादा resources को consume करते हैं as compared to average सोमालियन। तो सोमालिया क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के रहने वाले वहाँ वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के पास रिसोर्सेज का इतना एक्सेस नहीं है, तो जो एक एवरेज सोमालियन है वो कम रिसोर्सेज को यूज करते हैं एंड एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स मोर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें समझाने की कोशिश करी है कि डेवलप्ड कंट्रीज रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके पास रिसोर्सेज का इतना एक्सेस नहीं होता, सो दे यूज लेस रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमने इस एग्जाम्पल से समझ लिया। आगे Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%। एंड हमारी यहाँ पर इंडिया के एग्जाम्पल से समझाया गया कि हमारी कंट्री के जो टॉप 5% रिच लोग हैं ना, वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल डैमेज कॉज करते हैं बिकॉज वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द पुअर 25%। हमारी कंट्री में 5% जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज को कॉज करते हैं एंड जो किससे ज़्यादा कॉज करते हैं, वो जो गरीब लोग हैं, जो 25% है, जो पुअर पीपल है, उनके पास तो रिसोर्सेज का इतना एक्सेस ही नहीं है, तो वो इकोलॉजिकल डैमेज को कम कॉज करते हैं एंड जो 5% रिच लोग हैं वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कॉज करते हैं बिकॉज दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेज, उनके पास एक्सेस है रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के समझा कि डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एंड जो रिच लोग होते हैं, यहाँ पर इंडिया के एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो रिच लोग हैं वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों एग्जाम्पल से यहाँ से समझ लिया। आगे मूव ऑन करते हैं। सो डू यू नो, तो ये आपकी बुक में, ये बॉक्स में ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। इंडिया के आधे से ज्यादा नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। देन 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट। हमारे जो 1/3 वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, दलदल जिन्हें बोलते हैं, ऐसा एरिया जो पानी से कवर्ड रहता है, दलदल, ठीक है। तो हमारे 1/3 से ज्यादा वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट मतलब सूख चुके हैं। देन 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पल्यूटेड। हमारी जो 70% सरफेस वाटर बॉडीज हैं वो पल्यूट हो चुके हैं। देन 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट। हमारे जो 40% मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव क्या होता है, ये एक ट्रॉपिकल ट्री होता है जिसके जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं एंड ये किसी रिवर के कोस्ट पर ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर से देख सकते हो, ये मैंग्रोव ट्री है। तो हमारे जो 40% मैंग्रोव ट्री हैं वो खत्म हो चुके हैं, वाइप्ड आउट मतलब खत्म हो चुके हैं। देन and with continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plant and animal species are heading towards extinction। and जो हम illegal hunting करते हैं wild animals का, उनका trade करते हैं and हम commercially valuable plants को grow करते हैं, तो इस वजह से क्या है, काफ़ी एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर रहे हैं, कितना डिक्लाइन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है फ्लोरा एंड फोना को, कि काफ़ी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो
इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका, तो क्या सिर्फ ये एक बायोलॉजिकल इशू है कि फ्लोरा एंड फौना की लाइफ को डैमेज हो रहा है? तो क्या ये एक बायोलॉजिकल इशू है? द आंसर इज नो, ये एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, इससे और भी इश्यूज रिलेटेड हैं। क्या? देन व्हाट आर द अदर इश्यूज? तो अब हम उन दूसरे इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला इशू है यहाँ पर लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट है? किसका इम्पैक्ट? यानी कि जो हमने वाइल्ड लाइफ को, जो फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर रखा है ना, उसका इन पर क्या इफेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि अभी तक हमने जो पूरा बायोलॉजिकल लॉस डिस्कस करा है वो कोरिलेटेड है इससे, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को जो लॉस सहना पड़ रहा है, दीज बोथ आर कोरिलेटेड। कैसे है वो डिस्कस करते हैं। देखो, सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on the various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality etc. इसका क्या मतलब है कि हमने ये जो फॉरेस्ट को, जो वाइल्ड लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर रखा है अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, अपने खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा, पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, इस वजह से फ्लोरा एंड फौना पर तो इफेक्ट इसका पड़ा ही, बर्ड्स पर, एनिमल्स पर इसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि इन फॉरेस्ट में काफी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती है, काफी लोग रहते हैं, काफी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रहते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी कि ऐसे सोशल ग्रुप्स जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में, वो रहते हैं और वो इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है जीने के लिए। अगर उन्हें खाना खाना है, फूड चाहिए, ड्रिंक, मेडिसिन एंड यहाँ पे और क्या लिखा है, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के लिए वो इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। और अगर हम इन फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए, तो ये कैसे जिएंगे? इस वजह से ये एक बहुत बड़ा लॉस है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो इन पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इसका पहला इंपैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं सेकेंड कॉज, वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन। सो फ्रेंड्स, इस हेडिंग का क्या मतलब है? इस हेडिंग का बेसिकली मतलब है कि जो वुमेन है वो ज्यादा सफर करती हैं एज कंपेयर टू मेन। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पहला इशू डिस्कस करा, द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि जंगलों में रहते हैं, उनको कितना लॉस सफर करना पड़ता है ये हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जो पूरी पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा किसको लॉस सहना पड़ता है? वुमेन को। ठीक है, वो कैसे, वो अब हम इस नेक्स्ट इशू में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, in many societies women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence need, यानी कि जितना भी हाउस होल्ड का वर्क होता है वो वुमेन को करना पड़ता है। जिस वजह से देखो, अगर हम यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे इस टॉपिक को, इस इशू को क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, मान लो कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी वुमेन को, मान लो सब पहले जब हमने उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था तो उसे 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था पानी को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हमने क्योंकि उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वहां पर उसको पानी भरने के लिए, मटके को भरने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिस वजह से उसको लॉस सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, जो वुमेन है उसे सफर करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर यही लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, इन मेनी सोसाइटीज वुमेन ये सारा काम करती है, जितना भी हाउस होल्ड का वर्क होता है, एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड, यानी कि खाना बनाना, जितने भी काम होते हैं वो सब वुमेन को करने पड़ते हैं। और जिस वजह से अगर हमने यहाँ पर फॉरेस्ट को कट किया, ये जो, इन वजह से उनको और ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता है। ठीक है, सो as the resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk more than, यहाँ पे मैंने आपको यही सेम एग्जांपल दिया, they have to walk more than 10 किलोमीटर to collect these resources। रिसोर्सेज जैसे कि पानी, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है खाना बनाने के लिए, यहाँ पे लिखा ना फ्यूल, इसका यही मतलब है कि मतलब चूल्हा जलाने के लिए उन्हें वुड कलेक्ट करनी होगी, और वो वुड क्या होगी, बहुत दूर हो गई, उन्हें कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। सो इस वजह से ज्यादातर जो लॉस है वो वुमेन को सफर करना पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट है
This cause serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hour of work which often has serious social implications. तो देखो फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट, जिस वजह से वो अपने चाइल्ड की जो चिल्ड्रन है उनकी टेक केयर वो नहीं कर पाते हैं. सो इस वजह से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन की टेक केयर वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है. यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है. एंड इंक्रीज्ड हार्स ऑफ वर्क which often has serious social implication obviously. तो यहाँ पर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. देखो हमने यहाँ पर देखा कि कितना ये जो जितना इंडस्ट्रीज का हमने एग्जांपल देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज इन फॉरेस्ट को यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए ह्यूमंस ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रख रहे कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है. वाइल्ड लाइफ पर तो इसका इम्पैक्ट होगा ही, साथ साथ हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनको कितना लॉस सफर करना पड़ रहा है, हाउ मच दे हैव टू सफर. सो ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. सो ये जो पहले दो इश्यूज थे दोनों ही को रिलेटेड है. आई होप आपको समझ आ गए. अब डिस्कस करने वाले थर्ड इशू, अदर इनडायरेक्ट इंपैक्ट. इसके और क्या क्या इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है द इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सिवियर ड्रोट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स एटसेट्रा आल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट. तो इसका क्या मतलब है कि फ्रेंड्स देखो, ये जितना भी डिग्रेडेशन होता है, फॉरेस्ट को काटना, पेड़ों को काटना, इसका और भी क्या क्या इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स हो सकते हैं. ड्रोट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है. ड्रोट क्यों आएगा इसकी वजह से फ्रेंड्स? देखो ये जो पूरी साइकिल है ना, ये रिलेटेड है. जब जैसे ट्री होता है, सो ट्री की आप वाटर साइकिल जानते हो ना. वाटर साइकिल में क्या होता है कि जैसे जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसमें ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर को रिलीज करता है, जो लीफ होता है हमारा, तो जो वाटर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी साइकिल में. और अगर ये पूरा जो वाटर साइकिल है, अगर ये नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, जिस वजह से ड्रोट आएगा. तो ये हालांकि एक बहुत छोटा रीजन हो सकता है, लेकिन ये जब ऐसे ही होता है कि पूरा फॉरेस्ट आप काट देते हो, इतनी लार्ज क्वांटिटी में ट्रीज को काट देते हो, सो ड्रोट भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है. और क्या है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स. इसका क्या मतलब है कि जब डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों के काटने की वजह से फ्लड आ जाता है. इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? देखो, जब भी आप किसी भी जगह पे पेड़ लगाते हो तो उसके आसपास की जो पूरी मिट्टी होती है, मान लो यहाँ पे एक पेड़ अगर मैंने लगाया तो इसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है, इसकी जो रूट्स होती है पेड़ की, वो उसे जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, जो भी आसपास की सॉइल होती है. और जब भी फ्लड आता है तो ये जो पूरी सॉइल है ये नहीं बहती है, ठीक है. और जो वाटर होता है इसको जो ट्री है वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है. लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होगा तो एक तो देखो सॉइल इरोजन होगा, जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगी, साथ साथ वाटर भी क्या होगा, कलेक्ट होगा अलग अलग जगहों पर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लड भी आ सकता है, ड्रोट भी हो सकता है. तो जो पूरी साइकिल थी, जो फॉरेस्ट होता है, जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है ना, वो इन सबको बैलेंस करके रखता है. पानी मतलब रेन भी होती है, ड्रोट भी नहीं आता है, और फ्लड आता भी है तो वो कंट्रोल हो जाता है, मैनेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दी ट्री. तो ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और यहाँ पे अगर हम डिग्रेडेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्रोट आ सकता है, डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स आ सकते हैं. सो ये क्या होगा, इसके अदर यहाँ पे इसके क्या है, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है. एंड ये जितना भी फ्लड आता है, ड्रोट आता है, तो इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा, इसका लॉस किसको सहना पड़ता है, गरीब लोगों को, जो पुअर होते हैं, दे हैव टू सफर द मोस्ट, ठीक है. पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने यहाँ पर फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए. हमने कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस देखा, ये तो अदर फैक्टर्स हैं. जो मेन फैक्टर्स थे वो हमने पहले डिस्कस करे, ठीक है. तो ये अदर फैक्टर्स, हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस करे, और जो अदर फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड, वो हमने सोसाइटी से रिलेटेड हमने अब भी डिस्कस कर लिए, ठीक है. तो फ्रेंड्स, अब इन सभी इफेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है कंजर्वेशन मेजर्स की, कि भाई हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका, अब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना होगा, हमें फॉरेस्ट को बचाना होगा, ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज हैं वो बचे रहें, और जो हमारे कल्चर, जो हमारे अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको भी इसका लॉस ना सहना पड़े. तो नाउ वी विल डिस्कस दी कंजर्वेशन ऑफ
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अब हम कंजर्वेशन यहाँ पे जो मेजर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आगे के सारे चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी चैप्टर डिस्कस करा है उसमें हमने ये समझा कि हम अभी कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को ट्रीट कर रहे हैं, और अब ये सब पढ़ने के बाद हमें ये समझ आ गया कि हाँ भाई अब हमें अपने फॉरेस्ट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा। वो कैसे बचाएंगे वो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। So conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. But why? So ये देखो conservation तो important है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों, क्या रीजन है इसका, conservation क्यों करना चाहिए? So conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air and soil. तो जो conservation है, हमारे जो life support system है, जैसे कि water, air, soil, अगर आप ट्री को प्लांट करोगे उसे काटने के बजाय, तो उससे आपको हेल्दी सॉइल मिलेगी, जो एयर है वो प्योरीफाई होगी और आपको पानी भी साफ मिलेगा। सो यहाँ पे इसके बहुत इनडायरेक्ट इसके आपको फायदे मिलने वाले हैं अगर आप फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन नहीं करोगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करोगे, कंजर्व करोगे। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस तो अनगिनत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी प्रिजर्व होगी अगर आप वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करोगे, तो आपकी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो बचे रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, और भी नई स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। तो क्या होता है कि अगर आप अपने फॉरेस्ट को, अपनी ट्रीज को प्लांट करोगे, फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे, सो इसका ये एक और फायदा है कि जो आपको नई नई जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि देखो हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का अलग जेनेटिक उनका जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई एक प्लांट है उसका अलग जेनेटिक फॉर्मेशन है एंड कोई एक दूसरा प्लांट है उसका अलग जेनेटिक फॉर्मेशन है। सेम गोज फॉर द एनिमल्स। तो ये यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कब बनी रहेगी, जब आप कंजर्व करोगे फॉरेस्ट को। अगर आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो अभी जो करंट में जो एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज हैं वो तो बची ही रहेंगी और आपको नई नई जेनेटिक वेराइटी भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। इसका एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। देखो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि जो एक टाइप का जो क्रॉप है, एक टाइप की क्रॉप है, हम उस पर डिपेंडेंट है। अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या पता ये जो अभी ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज को हम यूज कर रहे हैं ये आगे जाके विलुप्त हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, इफ वी विल नॉट कंजर्व देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आज हमें देखने को मिल रही है ये हमें आगे के समय में नहीं देखने को मिलेंगी अगर हम कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो कंजर्व करोगे तो अनगिनत फायदे हैं और अगर नहीं करोगे तो अनगिनत नुकसान भी हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। सबसे पहले बात करते हैं द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया जिसके थ्रू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। सो द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था एंड ये प्रोग्राम क्यों था, इट वाज टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं, जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं, उनके पॉपुलेशन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, अब प्रोटेक्शन उनको कैसे दी गई, हाउ दे प्रोटेक्टेड द इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग। हंटिंग को बैन कर दिया गया कि कोई भी जानवरों की हंटिंग नहीं करेगा, उनका शिकार नहीं करेगा। इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी एंड वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। सो हंटिंग को बैन कर दिया। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनकी हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन दी जाने लगी। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक एरिया होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट नेचुरली रहता है, ग्रो करता है, उसको हैबिटेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उसकी हैबिटेट को भी तो प्रोटेक्ट करना होगा ना, इसीलिए उनकी हैबिटेट को भी लीगल प्रोटेक्शन दी जाने लगी। फिर एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, एंड इन एनिमल्स का ट्रेड भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि हमें पता है कि इन एनिमल्स का ट्रेड किया जाता है बिकॉज इनकी काफ़ी अच्छी कमर्शियल वैल्यू होती है। जैसे टाइगर की स्किन काफ़ी वैल्यूएबल होती है, तो इसलिए इनका ट्रेड किया जाता है एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इनकी ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है,
Then subsequently central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries, and जो central और state governments थी उन्होंने भी national parks and wildlife sanctuaries को establish किया। national parks और wildlife sanctuaries क्या होती हैं? ये एक particular area होता है जिसमें animals, plants and उनकी habitat को protect किया जाता है, ठीक है। so this is a area, तो उनको बोलते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप घूमने भी गए होंगे, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट को पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए एंड उनकी जो पॉपुलेशन है वो बरकरार रहे एंड बढ़ती जाए, सो दैट दे डोंट गेट एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी स्टेप्स उठाए। देन The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag, the Asiatic lion and others। तो central government ने भी काफ़ी projects announce किए कि जो specific animals की species हैं उनको protect किया जाना चाहिए, जैसे कि जिनको काफ़ी threat है, काफ़ी नुकसान है, वो काफ़ी खतरे में है कि वो extinct हो सकते हैं, तो उनको protect करने के लिए काफ़ी projects भी announce किए गए। तो कौन से ऐसे animals हैं जैसे कि टाइगर, तो टाइगर इज अ वेरी इंडेंजर्ड स्पीशीज, टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। देन वन हॉर्न जो राइनोसोरस होता है, द कश्मीर स्टैग एंड द एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स, ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के बारे में। तो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया जिसके थ्रू टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाने लगा, ठीक है। सो टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब। टाइगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है पूरे फॉनल वेब में। फॉनल वेब मतलब जैसे एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खाता है, फिर वो एनिमल किसी दूसरे को खाता है, तो ये जो ऐसे चेन बनी होती है ना, ये जो पूरा वेब बना होता है इसको फॉनल वेब बोलते हैं। जैसे कि हमने साइंस में फूड वेब के बारे में पढ़ा है, वैसे ही फॉनल वेब होता है। तो टाइगर एक बहुत ही की स्पीशीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, ठीक है। इसलिए टाइगर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो टाइगर है इसकी पॉपुलेशन कम भी हो रही थी, एक्सटिंक्ट हो रहा था ये। कैसे, यहाँ पर लिखा है इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज्ड दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। जो 1973 में अथॉरिटीज को ये पता चला, उनको ये रियलाइज हुआ कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 55,000 से कम हो के कितनी हो गई, 1827, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन कम हो गई। अगर अथॉरिटीज ये रियलाइज नहीं करती तो फिर टाइगर एक्सटिंक्ट हो सकता था, लेकिन थैंकफुली अथॉरिटीज ने ये रियलाइज किया एंड टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया, ठीक है, 1973 में, ठीक है। थ्रेट्स, अब टाइगर को थ्रेट्स क्या है, खतरे क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। देखो टाइगर को सबसे बड़ा खतरा पोचिंग फॉर ट्रेड। देखो टाइगर को उसकी पोचिंग करी जाती है, मतलब इलीगली उसका शिकार किया जाता है, उसको हंट किया जाता है, बिकॉज टाइगर की स्किन बहुत वैल्यूएबल होती है, तो ट्रेड के लिए उसकी पोचिंग करी जाती है। तो दिस इज अ थ्रेट फॉर टाइगर। देन श्रिंकिंग हैबिटेट्स, टाइगर की जो हैबिटेट है जहाँ पर जो टाइगर रहता है वो श्रिंक हो रही है, बिकॉज और अगर दूसरे स्पीशीज और अगर दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होगी तो टाइगर वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है, वो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना गुजारा करता है एंड एक बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अगर दूसरे स्पीशीज दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होगी तो टाइगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रही है, सो दिस इज अ थ्रेट। देन डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, प्रे बेस्ड जो स्पीशीज होते हैं उनकी डिप्लीशन हो रही है। देन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये भी एक थ्रेट है टाइगर के लिए, ठीक है। Then the trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction। जैसे कि अभी हमने बात भी करी थी कि टाइगर की जो स्किन होती है एंड उनकी जो बोन्स होती है उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, वो उसमें काम आती हैं, ठीक है, एंड स्पेशली एशियन कंट्रीज में। तो इस वजह से क्या हो रहा है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। देन इंडिया एंड नेपाल बिकेम टारगेट ऑफ पोचर्स, एंड इंडिया एंड नेपाल में टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए इंडिया एंड नेपाल क्या बन गए, टारगेट बन गए पोचर्स का। पोचर्स यहाँ पर आते थे एंड टाइगर्स का इलीगली उनकी हंटिंग करते थे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, और फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर आया जिसके थ्रू टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाने लगा एंड इट वाज अ वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, ठीक है।
आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट इंडेंजर्ड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। हमने एनिमल्स की तो बात कर ली, हमने टाइगर की बात करी और दूसरे एनिमल्स की बात करी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए। लेकिन इंसेक्ट्स का क्या और प्लांट्स का क्या? ऐसे इंसेक्ट्स और प्लांट्स के बारे में क्या किया जो इंडेंजर्ड है, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बिकॉज प्लांट्स और इंसेक्ट्स भी तो मैटर करते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आर वाइल्ड लाइफ, इन आर फॉरेस्ट। ओके, सो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया तो उनके बारे में जानते हैं। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of प्रोटेक्टेड स्पीशीज। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1980 एंड 1986 में, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन एक ड्रैगन फ्लाई को भी क्या किया, प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड कर दिया कि इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाना होगा, नहीं तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली एनिमल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में इनको भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड किया गया एंड इन्हें प्रोटेक्ट किया जाने लगा ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, then in 1991 for the first time plants were also added to the list starting with 6 species and 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया एंड सबसे पहले 6 स्पीशीज से स्टार्ट हुआ, मतलब सबसे पहले प्लांट्स की 6 स्पीशीज को ऐड किया, फिर आगे और बढ़ती गई। ठीक है, तो प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाने लगा एंड देन इंसेक्ट्स को एंड और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, देन आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसे फॉरेस्ट जिनको रिजर्व करके बचा के रखा जाता है ताकि और लोग आके उनका यूज ना करें, उनके पेड़ ना काटे, तो उन्हें रिजर्व करके बचा के रखा जाता है, उसमें एंट्री मना होती है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफी वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये बहुत ही वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको रिजर्व करके बचा के रखा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। Okay, then more than half of the total forest land has been declared reserve forest and आधे से ज्यादा जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है वो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो इनका टोटल फॉरेस्ट एरिया है उनमें से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की परसेंटेज ज्यादा है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। ओके, देन अगला टाइप है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि आगे इनके और फर्दर डिप्लीशन ना हो, ये और कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया का जो 1/3 है वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, then whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have a bulk of it under protected forest। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ये स्टेट्स के नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। देन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इज इक्वल टू परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को ऐड कर दें तो इसको मिला के बनता है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, इन दोनों को ऐड करके बोला जाता है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश इज परमानेंट फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% क्या है, उसका 75% है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट एरिया क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड इन विच स्टेट इट इज फाउंड, द परसेंटेज इज मोर इन विच स्टेट्स। तो ऐसे आपसे डायरेक्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। देन आगे बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैनेज्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं इनको प्राइवेट एजेंसीज एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों मिलके मैनेज करती हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन देम एंड इन फॉरेस्ट में सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, मतलब यहाँ के रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, उनको प्रोटेक्ट करके रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेस्टलैंड्स एंड इन अनक्लास्ड फॉरेस्ट में वेस्टलैंड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। वेस्टलैंड मतलब जो अनफर्टाइल लैंड है जिसपे कल्टीवेशन खेती नहीं करी जाती, ठीक है, दैट इज वेस्टलैंड। ये हम प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो वेस्टलैंड भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है। देन स्टेट्स, अभी कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड गुजरात के भी कुछ पार्ट में ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट एरिया की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है एंड इनको लोकल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज किया जाता है। बिकॉज नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है एंड वो डायरेक्टली फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए वहां पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया के बारे में। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने कैसे कंजर्वेशन में अपना मतलब स्टेप लिया, हाउ डिड दे गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट्री, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन सम एरियाज ऑफ इंडिया local communities are struggling to conserve these habitats along with the government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं कंजर्वेशन के इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो यहाँ जैसे कोई एनिमल है, मान लो टाइगर है, सो टाइगर की क्या हैबिटेट है कि वो जंगल में रहता है, उसका क्या पूरा मतलब हैबिटेट है, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कम्युनिटी के लोग भी एज वेल एज दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे प्रिजर्व कर रही है? थ्रू अदर अथॉरिटीज, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज है उनकी हेल्प से दे आर गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन इन दी कंजर्वेशन। साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज है जो वहां पर रहती हैं उसके आसपास, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, पहला एग्जांपल है, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साइटिंग का मतलब उसे कोट करना, यानी कि मान लो कि मैं आपको कहूं कि भाई तुम इस लॉ को क्यों नहीं मान रहे हो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने लॉ भी इंट्रोड्यूस किया, तुम इस लॉ को क्यों नहीं मान रहे हो, तो मैं उस गवर्नमेंट के लॉ को साइट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं साइटिंग। देखो अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाता है, उनकी हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाता है। अब विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग, यानी कि वहां पर क्या हो रही थी, इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो विलेजर्स ने जैसे ही देखा भाई इलीगल माइनिंग हो रही है, उन्हें फिर याद आया कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने एक एक्ट लॉन्च किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो माइनर्स के पास गए, उन्होंने साइट किया इस एक्ट को कि भाई गवर्नमेंट ने ना ये एक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत तुम इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते हो इस एरिया में। तो ऐसे इसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो भी इसमें कंजर्वेशन के इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने इस एक्ट को साइट किया, इस एक्ट को कोट किया, ठीक है, टू प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग। अब सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल है, इन मेनी एरियाज विलेजर्स आर देमसेल्फ प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट एंड दे डोंट वांट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो कई जगह ऐसे भी है कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो, हम खुद ही कंजर्वेशन की तरफ अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे देंगे। सो जो भी है सबका मेन एम क्या है, सबका मेन एम तो यही है कि भाई जो भी हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो प्रिजर्व हो, उसे कंजर्व किया जाए, चाहे वो लोकल कम्युनिटी करे, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो सारे मिलके करे, एक ही बात है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है, in Alwar Rajasthan inhabitants of 5 villages have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dakwa Sanctuary, declaring their own set of rules and regulation which do not allow hunting and are protesting the wildlife against any
एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। सो यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो अपने खुद के लॉज बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया है दक व सोनचूरी, भैरवदेव दक व सोनचूरी। सो इसमें क्या एक टाइप से सेट ऑफ रूल्स है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है ना, मान लो कि मेरी कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके पास में एक फॉरेस्ट है, वहां पर उन्होंने क्या करा, एक सेट ऑफ रूल्स डिक्लेयर किया कि इस फॉरेस्ट में कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं करेगा, यहाँ पे जितने भी पेड़ है उन्हें कोई नहीं काटेगा, जो भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रहती है उन्हें कोई भी उनकी हैबिटेट में नहीं जाएगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सेट ऑफ रूल्स लोकल कम्युनिटीज के लोग भी फॉर्म करने लगे। जो गवर्नमेंट है वो तो सेट ऑफ रूल्स बनाती है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी के लोग भी अपने खुद से सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे बना रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी के लोग, जो लोकल कम्युनिटीज उस जंगल के आसपास रहते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे कंजर्वेशन के प्रोसेस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज कम्युनिटी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो टॉपिक, जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा वो सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो इंट्रोडक्शन सा देना है, उसके बाद आप 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चिपको मूवमेंट। सो ये भी जो कम्युनिटी के जो एफर्ट्स है उसी का एक एग्जांपल है कि कैसे कम्युनिटी के जो विलेजर्स है उन्होंने कैसे कंजर्वेशन में अपना योगदान दिया। सो इसका एक एग्जांपल है चिपको मूवमेंट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, चिपको मूवमेंट क्या थी, इसके बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। चिपको मूवमेंट क्या थी? दिस वाज द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। तो ये मूवमेंट हिमालयस में हुई थी और ये पूरे देश में फैली, कई सेवरल पार्ट्स ऑफ नेशन में फैली मूवमेंट। और इसका मेन एम क्या था? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द चिपको मूवमेंट, तो आप क्या लिखोगे? इट्स मेन एम वाज टू सक्सेसफुली रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हम जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ ना कटे, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ना हो। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो उसका मतलब एक टाइप से ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ रहती है वहां पे वो भी कंजर्व्ड रहेगी, उनकी जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना इनका मेन एम था इन सेवरल एरियाज। इट ऑल्सो लेड अ ग्रेट एग्जाम्पल दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स देखो, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे कंजर्वेशन के प्रोसेस में, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी का ये एक एग्जाम्पल है। चिपको मूवमेंट में जो कम्युनिटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने ये ठानी थी कि दे विल सक्सेसफुली रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कैसे उन्होंने रेजिस्ट करा डिफॉरेस्टेशन। आप देख सकते हो दे आर विलेजर्स आर हगिंग ट्रीज। सो वो जो ट्रीज थे उनसे वो चिपक गए थे कि पेड़ नहीं काटने हैं। दे वर प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। तो आप देख सकते हो फोटो में, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। जैसे कि नाम सजेस्ट करे चिपको, यानी कि वो पेड़ से चिपक रहे थे। दे वर हगिंग ट्रीज सो दैट, जो मतलब इंडस्ट्री के लोग हैं, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, सो दैट दे डोंट कट ट्रीज। वो ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे कि वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है बीज बचाओ आंदोलन। सो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कम्युनिटी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कंजर्वेशन में। ठीक है, सो देखो, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे भी कम्युनिटी की ही बात हो रही है। दे लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी। तेहरी क्या है? ये एक सिटी है उत्तराखंड में। ठीक है, एंड नवदोनिया। अब ये नवदोनिया क्या है? सो ये एक एसोसिएशन है रिलेटेड टू फार्मिंग। ठीक है, दे हैव शोन दैट एजुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। सो देखो, नवदोनिया जो कि एक एसोसिएशन है, उनका क्या कहना था कि क्रॉप प्रोडक्शन मतलब पॉसिबल है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, या फिर आप कह सकते हो सिंथेटिक केमिकल्स, कि हम बिना केमिकल के यूज किए भी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपना एक प्रॉफिट, एक मुनाफा निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा है इकोनॉमिकली वाइबल भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप से कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल सीड्स का हमें यूज करना चाहिए। जो केमिकली ट्रीटेड सीड्स होते हैं उनका यूज हमें प्रिवेंट करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं दे आर हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको कंजर्व करने की, बीज बचाओ आंदोलन से उन्हें कंजर्व करने की बात यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा। बहुत सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। चिपको मूवमेंट आप लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल में, अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे कम्युनिटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए गए हैं। एक एग्जांपल ये जो 2 तो हमारी केस स्टडी होगी, एक तो होगा ये चिपको मूवमेंट और दूसरी केस स्टडी ये। ठीक है, बीज बचाओ
आंदोलन। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसके बहुत एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं कम्युनिटी के, कि कम्युनिटी ने कैसे कंजर्वेशन में अपना रोल दिया। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड थर्ड हमारी केस स्टडी होगी एक टाइप से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है? इसमें क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो जो डिग्रेड हो गए हैं फॉरेस्ट, उनको रिस्टोर करने में, उनको मैनेज करने में यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है। इसी को बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम। ठीक है, सो द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। ये कब से ये एग्जिस्टेंस में आया? 1988 में, व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर JFM। तो ओडिशा के स्टेट ने जब पहला रेजोल्यूशन पास किया था JFM के लिए, तब से ये एग्जिस्टेंस में आया है 1988 से। ठीक है, JFM डिपेंड्स, JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं, वो लोकल इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, अपनी कम्युनिटीज बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, एंड वो अंडरटेक करते हैं प्रोटेक्शन एक्टिविटीज को। मतलब वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट मोस्टली डिग्रेड हो चुके हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं एंड मैनेज करते हैं बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, देन इन रिटर्न, अब देखो, जो ये लोकल कम्युनिटीज हैं, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, तो इसके रिटर्न में उन लोकल कम्युनिटीज को क्या मिलेगा? तो रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है? इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो जब ये लोकल कम्युनिटीज के लोग, जब ये विलेजर्स इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तब रिटर्न में इन्हें इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो ये होते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इनको फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के रिटर्न में, सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के रिटर्न में इन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड इन्हें कुछ शेयर भी मिलता है टिम्बर के हार्वेस्ट में। ठीक है, सो ऐसे लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से गवर्नमेंट भी एंड लोकल कम्युनिटीज दोनों आपस में जब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्टोर करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे कम्युनिटीज की हेल्प से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देन आगे यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो। अब आगे बात करते हैं सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में। सो सैक्रेड का मीनिंग क्या होता है? सैक्रेड का मीनिंग होता है जब कोई चीज पवित्र होती है, पूजनीय होती है, उसको सैक्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे ट्रीज, फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम पूजनीय मानते हैं, उनको सैक्रेड मानते हैं, इस वजह से हम उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो उनको सैक्रेड ग्रूव्स बोला जाता है। सो अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम नेचर को वर्शिप करते हैं। देखो, आपको पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी इंडियन सोसाइटी में हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम उन्हें वर्शिप करते हैं, हम उनको पवित्र मानते हैं। इस वजह से हम उनको कोई हार्म भी नहीं पहुंचाते, उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो इनडायरेक्टली हम फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी बिलीफ को नेचर वर्शिप बोला जाता है। नेचर वर्शिप क्या है? इज एन ओल्ड एज ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द premise that all creations of nature have to be protected। नेचर वर्शिप क्या है? ये एक ओल्ड एज ट्राइबल बिलीफ है कि नेचर की जितनी भी क्रिएशंस हैं, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, नेचर की जितनी भी क्रिएशंस हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसी बिलीफ को बोला जाता है नेचर वर्शिप। ठीक है, Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves। और इन विश्वास की वजह से, जब हम ऐसे मानते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम विश्वास करते हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं, तो इस वजह से हम उनको हार्म भी नहीं पहुंचाते, एंड इस वजह से हमने काफ़ी वर्जिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है, एंड इन्हीं को बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, बिकॉज हम उन्हें पूजनीय मानते हैं, तो हम उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, एंड हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन फॉरेस्ट को बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो ये जो पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं, इनको अनटच्ड छोड़ रखा है, इनके साथ कोई भी जो इंटरफेरेंस है वो बैन कर रखी है लोकल पीपल ने, बिकॉज
वहाँ से उन फॉरेस्ट को यूज करना, उनके पेड़ काटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो सारी जो इंटरफेरेंस है वो बैन कर रखी है, बिकॉज दे बिलीव दैट द नेचर इज टू बी वर्शिप्ड एंड दे थिंक दैट दे आर सैक्रेड। ठीक है, तो इस वजह से इनडायरेक्टली हम नेचर को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, देन कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, देन द मुंडास एंड द संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्रीज। अब ये क्या है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, मुंडास एंड संथल कहाँ के, छोटा नागपुर रीजन की। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये क्या करती हैं, ये महुआ एंड कदम्बा ट्री को वर्शिप करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो इस वजह से वो इस स्पीशीज को इनडायरेक्टली कंजर्व कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बिलीफ। देन ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द तमारिन एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। एंड ओडिशा एंड बिहार के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, तमारिन एंड मैंगो ट्री को वर्शिप करते हैं वेडिंग के टाइम पर, जब शादियां होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बिलीफ है जिस वजह से वो इन प्लांट्स की स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। एंड हमारे में से भी काफी लोगों के लिए जो पीपल एंड बनियन ट्री होता है वो पवित्र होता है, पूजनीय होता है। जो पीपल का ट्री होता है या फिर जो बरगद का ट्री होता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ओके, तो इस वजह से हम उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं एंड वी आर कंजर्विंग देम। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि हम एक सैक्रेड किसी चीज़ को जब हम मानते हैं, नेचर को हम सैक्रेड करते हैं, उसकी सैक्रेड मानते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं उसकी, सो वी आर इनडायरेक्टली कंजर्विंग देम। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेज सेवरल कल्चर्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में सेवरल कल्चर्स हैं एंड हर एक कल्चर का अलग अलग सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड की कैसे वो नेचर को कंजर्व करेंगे एंड उसकी नेचर को एंड नेचर की जो क्रिएशंस हैं उनको कंजर्व करेंगे। तो हर एक ट्रेडिशन, हर एक कल्चर के अलग अलग सेट ऑफ मेथड्स हैं। ठीक है, you will find troops of macaws and langurs around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple devotees. तो आपने देखा होगा जैसे कि मंदिरों के आसपास बंदर आ जाते हैं, लंगूर्स आ जाते हैं, उनको वहाँ पर जहाँ पर भी उस मंदिर में जब लोग आते हैं पूजा करने के लिए तो लोग उन बंदरों को खाना खिलाते हैं, उनको फीड करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एनिमल की एक स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हम उसे पूजनीय मानते हैं, दैट्स वाई वी फीड देम। तो ये एक बिलीफ है। ठीक है, देन in and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of black buck, nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान के विलेजेस में, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक बक, नीलगाई एंड पीकॉक्स, इनको सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट माना जाता है एंड इनको कोई भी हार्म नहीं करता है, कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बिलीव्स की वजह से, जो हमारे कल्चर में जो बिलीफ हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, हम उनको सैक्रेड मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, इस वजह से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं एंड उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते। इनडायरेक्टली वी आर कंजर्विंग देम। ठीक है, देन आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने पूरे चैप्टर का सारांश डिस्कस करने वाले, जो कंक्लूजन हमने इस चैप्टर से क्या सीखा वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट local communities everywhere have to involve in some kind of natural resource management. So अभी हमने लास्ट टॉपिक में जैसे डिस्कस करा कि कम्युनिटी के लोग ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस पूरे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के, कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारे, कैसे उन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमें यही कहा जा रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट में, उनके कंजर्वेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। ठीक है, एंड गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जितने भी एक्ट्स लॉन्च कर ही रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया एंड अब हम डिस्कस करने वाले एक लास्ट कोट जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। सो आई कैन रिड्यूस दी ब्राइटनेस ताकि आप देख पाए इसे। ओके, सो देखो कोट क्या है, A tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life एक्टिविटी। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ट्री ना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ढेर सारी काइंडनेस है, ढेर सारी बेनोवलेंस है, इतना काइंड ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इट सस्टेनेंस एक्सटेंड जनरसली, यानी कि ट्री की जो पूरी लाइफ स्पैन होता है, इसका जितना बड़ा लाइफ स्पैन होता है, इसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को देता है, हमें देता है। जैसे कि मान लो इसके जो लीफ है, इसके जो फ्रूट्स हैं, इसका जो वुड है,
वो हमें देता है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, हम उसे ब्रीथ इन करते हैं। सो यहाँ पे उसके लाइफ के जितने भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसे दान में दे देता है, एक टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी, इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल लिविंग बीइंग्स ऑफरिंग शेड इवन टू दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से रीड करो, ऑफरिंग शेड इवन टू दी एक्समैन हु डिस्ट्रॉयज इट, यानी कि वो एक्समैन, वो यानी कि जो इसको पेड़ को काट देगा, वो एक्समैन, उसको भी वो आखिरी दम तक शेड प्रोवाइड करता है, छाया देता है, ठीक है। जो इस पेड़ को काट भी देगा उसको भी वो शेड प्रोवाइड करता है, इतना काइंड ऑर्गेनिज्म है ट्री, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, गौतम बुद्धा ने एक कोट कहा था, एंड आई होप आपको समझ आ गया। एनसीईआरटी में जस्ट मेरे को कोट अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसे ले लिया। So friends, from this quote we have finished our chapter. So friends, we have finished this chapter. हमने इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। We hope कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।